हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। तो गैलीलियोज इंक्लाइंड प्लेन, गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया। तो सर गैलीलियो सर ने क्या देखा कि जब भी कोई बॉडी मूव करती है तो वो जब फॉरवर्ड से बैकवर्ड के आती है, मतलब ऊपर से नीचे की ओर आ रही है जब, तो उसका स्पीड इंक्रीज कर जा रहा है। ठीक है, व्हेन ए बॉलिंग इज रोलिंग डाउन इन एन इंक्लाइन प्लेन देन इट्स स्पीड विल इंक्रीज। और जब देखा कि कोई बॉडी नीचे से ऊपर की ओर जा रही है तो क्या हो रहा है, इसका स्पीड डिक्रीज कर जा रहा है। ठीक है, अब अगर कोई बॉडी एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, तो कोई एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन नहीं हो रही है। ठीक है, अच्छा, अब इसके पीछे रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि सर फ्रिक्शन हर जगह पे अलग अलग था। ठीक है, जितना ही कम फ्रिक्शन होगा, ठीक है, उतना ही बॉडी आगे की ओर मूवमेंट करेगी। अब फर्स्ट केस में क्या हुआ? फर्स्ट केस में हुआ कि एक्सटर्नल फोर्स जो कि यहाँ ग्रेविटेशनल था वो काफ़ी ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू फ्रिक्शनल, इसलिए बॉडी की स्पीड काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई। जबकि सेकंड केस में क्या हुआ, फ्रिक्शन बॉडी को नीचे की ओर लेके जाना चाहता है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी इसको नीचे की ओर लेके जाना चाहता है, जबकि हमने एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जो कि इसको ऊपर की ओर लेके जाना चाह रहा है। अब यहाँ दो फोर्सेस इसको नीचे की ओर ले जाना चाह रहे हैं और यहाँ एक्सटर्नल वाला फोर्स इसको ऊपर की ओर लेके जाना चाह रहा है। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि इसका स्पीड थोड़ी देर तो इंक्रीज़ करेगा, लेकिन उसके बाद जो स्पीड है वो ऊपर जाते हुए डिक्रीज़ करने लगता है। ठीक है, अच्छा, इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में हम अगर मोशन ना लगाएं, मतलब एक इंक्लाइन प्लेन पे रखें, तो ये बॉडी इधर की ओर जाना चाहती है एक्सटर्नल फोर्स के कारण, जबकि जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसको दूसरे डायरेक्शन में रखना चाहता है। ठीक है, तो हमने कहा कि या तो बॉडी बिल्कुल एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करेगा, और अगर तो एक्सटर्नल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स सेम है तो कोई एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन हमें देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ गैलीलियो ने क्या कहा? गैलीलियो सर ने कहा कि देखो ये सब हो क्यों रहा है? ये हो रहा है क्योंकि यहाँ मुझे एक रिटार्डेशन फील हो रही है। अगर कुछ ऐसा हो जाए कि यहाँ मुझे बिल्कुल ही रिटार्डेशन ना दिखे, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स ना हो, ठीक है, तो लेस फ्रिक्शनल या नो फ्रिक्शनल कंडीशन आ जाए, तो क्या होगा? तो ये बॉडी जो है वो अगर एक बार एक्सटर्नल फोर्स दिया गया तो कंटिन्यूसली मूव करती रहेगी। ठीक है, और अगर तो ये रेस्ट पे है तो ये हमेशा रेस्ट पे ही रहेगी। ठीक है, तो क्या कहा कि इन आइडियल कंडीशन और इन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस द बॉडी विल मूव कंटिन्यूसली और it will remain in state of rest and it will remain in state of rest। ठीक है, तो सर अगर तो ये मोशन कर रही है तो मोशन में ही रहेगी, अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी। ठीक है, इन स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, अब यहाँ गैलीलियो सर ने इंक्लाइन प्लेन की तो बात कर ली, अब कहा कि अगर एक इंक्लाइन प्लेन की जगह दो इंक्लाइन प्लेन होते तो क्या होता? ठीक है, तो जब यहाँ देखा गया कि दो इंक्लाइन प्लेन है तो क्या होगा? तो ये बॉल यहाँ नीचे ही आते हुए स्पीड इंक्रीज़ होगी, फिर ये ऊपर की ओर जाएगा, इधर जाते हुए स्पीड डिक्रीज़ होगी, फिर क्या होगा? फिर यहाँ से ये दोबारा आएगा डाउनवर्ड और फिर ये ऊपर की ओर जाएगा। अब ऑफ कोर्स एग्जैक्ट हाइट तक तो नहीं जा पाएगा, क्यों? क्योंकि जब ये इन पूरे रास्ते में ट्रैवल कर रहा होगा ना, तो ड्यू टू फ्रिक्शन इसकी एक्सटर्नल फोर्स थोड़ी डिक्रीज़ कर जाएगी, तो अपने इनिशियल पॉइंट तक ये वापस नहीं पहुँच पाएगा। तो मैंने कहा कि जब एक बॉल को रिलीज़ किया गया फ्रॉम रेस्ट ऑफ वन प्लेन, ये क्लाइंब करेगा टू द अनदर प्लेन एंड अगेन ये अपने पुराने प्लेन पे वापस आ जाएगा, बट एट अ लेस हाइट। ठीक है, तो गैलीलियो ने कहा कि अगर आप एंगल को डिक्रीज़ कर दो, ठीक है, तो क्या होगा? बॉल थोड़ी और हाइट तक जा सकता है। ठीक है, मतलब जिस हाइट तक गया है उससे थोड़ी और हाइट तक इसकी मूवमेंट हो सकती है। ठीक है, तो सिंपल भाषा में ये कहा कि गैलीलियो ने कि अगर आप फ्रिक्शनलेस सरफेस करो या स्मूथ सरफेस कर दो तो क्या होगा, और अगर इसका एंगल डिक्रीज़ कर दो तो हाँ, तो गैलीलियो सर ने कहा कि अगर आप एंगल डिक्रीज़ कर दो और फ्रिक्शनलेस सरफेस कर दो तो बॉडी क्या करेगी? बॉडी वैसे ही बिहेव करेगी जैसे कि वो एक यूनिफॉर्म सरफेस पे करती है या एक प्लेन सरफेस पे करती है। तो बॉडी कंटिन्यूसली मूव करती जाएगी, बॉडी की स्पीड कभी डिक्रीज़ नहीं होगी, मतलब जिस इनिशियल प्लेन से वो आई है उस प्लेन पे वो दोबारा नहीं जाएगी, कंटिन्यूसली यूनिफॉर्म डायरेक्शन में मोशन करती रहेगी। ठीक है, तो सिंपल भाषा में गैलीलियो साहब ने कहा कि सर आपका स्टेट ऑफ रेस्ट है और जो स्टेट ऑफ मोशन है वो बिल्कुल सेम। तो गैलीलियो सर ने क्या कहा कि जो स्टेट ऑफ रेस्ट है एंड स्टेट ऑफ मोशन है वो बिल्कुल
सेम है। तो दूसरी भाषा में ये कहा जा सकता है कि इनर्शिया का एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया गैलीलियो सर ने, उन्होंने कहा कि बॉडी की टेंडेंसी है कि अगर बॉडी रेस्ट पे है तो वो कंटिन्यूसली अपने रेस्ट के स्टेट में ही रहना चाहती है, और अगर बॉडी मोशन में है और फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो कंटिन्यूसली मोशन के अंदर ही रहना चाहती है। टेक्निकली वो सेम बातें हैं जो कि न्यूटन ने फर्स्ट लॉ में अपनी कही थी, ठीक है। तो अब इसी बात को थोड़ा और मॉडिफाई किया गया और न्यूटन ने अपना फर्स्ट लॉ दिया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ में क्या कहा? फर्स्ट लॉ में कहा कि एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ इट्स यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई ऑन देम, ठीक है। मतलब बॉडी एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर ही रहेगी, ठीक है, जब तक एक एक्सटर्नल फोर्स उसको मिलता नहीं है। जैसे इस केस में मानते हैं कि जो बॉल है वो रेस्ट में था, जब एक एक्सटर्नल फोर्स, अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स लगा तो बॉडी को किक मिली, ठीक है। किक मिली तो अब ये बॉल आगे की ओर जा रही है। अगर तो नॉर्मल कंडीशन है तो ये बॉल जब एक्सटर्नल फोर्स के कारण जा रहा होगा तो इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में मिल रहा होगा एयर रेजिस्टेंस, जो इसकी स्पीड को डिक्रीज कर रहा होगा, ठीक है। अब कोई अगर एक्सटर्नल फोर्स ना होता, ना फ्रिक्शनल ना एयर रेजिस्टेंस, तो क्या होता? ये बॉल लगातार मूव करता रहता, ट्रैवल करता रहता इन आइडियल कंडीशन, ठीक है। तो क्या कहा न्यूटन ने? गैलीलियो की बातों को ही थोड़ा और मॉडिफाई करके, ये सर सरफेस आप रखो कैसा? यूनिफॉर्म, ठीक है, डायरेक्शन चेंज नहीं करना है, स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट होगी अगर, तो क्या होगा? एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बाद लगातार बॉडी एक पर्टिकुलर स्टेट में रहेगी, या तो यूनिफॉर्म मोशन के या तो रेस्ट के, ठीक है, जब तक कोई दूसरा फोर्स ना है उसको रोकने के लिए, ठीक है। अब दूसरी भाषा में थोड़ा और क्लेरिफाई किया जाए, जो गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया था वो क्या था? तो ये कहता था कि इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी या ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, और दिस टेंडेंसी टू रेजिस्ट एनी अटेम्प्ट टू चेंज इट्स वेलोसिटी इज कॉल्ड इनर्शिया, ठीक है। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं कि अगर एक बॉडी है, ठीक, एक बॉडी है जो कि मोशन में है, मान लेते हैं 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और यहाँ एक पर्सन आ गया और उसने अपना एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना शुरू कर दिया, ठीक है, एफ एक्सटर्नल लगाना शुरू कर दिया। अब अगर तो ये एक्सटर्नल फोर्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस फोर्स, तो क्या होगी? ये बॉडी रेस्ट पे आ जाएगी, ठीक है। तो ये कितना फोर्स लगाएगा ये किस बात पे डिपेंड करेगा? ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये जो बॉडी है इसकी स्पीड कितनी थी और इसका इनर्शिया कितना था। तो जितना ज़्यादा इनर्शिया होगा उतना ही ज़्यादा इस पर्सन को फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा इस बॉडी को रोकने के लिए। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि मुझे कैसे पता चलेगा किस बॉडी का इनर्शिया ज़्यादा होगा, ठीक है। मैंने कहा एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, 3 बॉडीज़ लेते हैं, एक ट्रक लेते हैं, एक कार लेते हैं, एक ट्रेन लेते हैं, तीनों को चलाते हैं 60 किलोमीटर पर आवर पे। तो तीनों ही जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर पे, और चेक करना है कि इनर्शिया किसका ज़्यादा है। अब जैसा कि मैं यहाँ देख चुका हूँ कि जिसका इनर्शिया ज़्यादा होगा उसको रोकने के लिए मुझे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। देखते, तो मैंने कहा इनर्शिया जो होता है, इनर्शिया इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है। मतलब जितना ज़्यादा मास उतना ही बॉडी का उतना ज़्यादा इनर्शिया। सो वी कैन से हैवियर द ऑब्जेक्ट मोर द इनर्शिया इट है, ठीक है। सो हैवियर ऑब्जेक्ट है मोर इनर्शिया एज कम्पेयर टू द लाइटर ऑब्जेक्ट। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ ट्रेन का ज़्यादा इनर्शिया होगा एज कम्पेयर टू ट्रक एंड एज कम्पेयर टू कार, ठीक है। ये बात क्लियर है। अब इनर्शिया की तो बात होगी, अब हमने कहा इनर्शिया के कितने टाइप हो सकते हैं। हमने कहा फर्स्ट टाइप है आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट। फर्स्ट टाइप क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्या कहता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट? ये कहता है कि इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू रिमेन एट द स्टेट ऑफ रेस्ट अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई ऑन दैम। मतलब बॉडी एक रेस्टी कंडीशन में रहेगी कब तक? जब तक एक एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं हो जाता। वही सिंपल सी बात है। मतलब जो न्यूटन की बात थी उसको 3 पार्ट्स में तोड़ा गया है, और हर हिसाब से ये 3 लॉज बने इनर्शिया के, कि रेस्ट क्या है, मोशन क्या है और डायरेक्शन क्या है, ठीक है। तो पहले हमने रेस्ट की बात समझ ली। अब एक क्वेश्चन आता है कि वाई आर बॉडी विल मूव बैकवर्ड व्हेन अ स्टेशनरी कार एक्सेलरेट। तो हमने कहा कि व्हेन अ कार एक्सेलरेट सडनली
then our body is pushed forward because due to inertia of body will not push forward, body will push backward. Body will push backward because due to inertia of rest the body want to remain in the same state, but our lower part is in direct contact with the car. तो क्या होगा? So body will move backward. One. So body will move backward. ठीक है, तो ये बात क्लियर है. अच्छा, आगे बढ़ते हैं. आगे मैंने कहा कि हमारा अगला जो है टाइप वो है, तो सेकंड वाला है इनर्शिया ऑफ मोशन. इनर्शिया ऑफ मोशन क्या कहता है? इनर्शिया ऑफ मोशन कहता है कि इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू रिमेन इन स्टेट ऑफ मोशन अनलेस और अनटिल एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन. ठीक है, अब यहाँ मुझे एक दिखता है कि एक बस मोशन में, ठीक है, जब अचानक से बस में ब्रेक लगा तो जो बॉडी है वो फॉरवर्ड की तरफ जा रही है. ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऐसा क्यों. तो क्वेश्चन क्या है? वाई आर बॉडी विल पुश्ड, उल्टा क्यों लिखा है, वाई आर बॉडी विल पुश्ड फॉरवर्ड व्हेन वी सडनली अप्लाई ब्रेक. तो जब हम सडनली ब्रेक अप्लाई करते हैं तो बॉडी फॉरवर्ड की ओर क्यों जाती है? तो इसका रीज़न देखते हैं. सेम ही रीज़न होगा जैसे कि हमने पहले लिखा था, यही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं. थोड़ा चेंजेस कर देंगे. चलिए समझते हैं. तो मैंने कहा कि जब सडनली ब्रेक अप्लाई किया गया, ठीक है, व्हेन ब्रेक अप्लाइड सडनली, ठीक है, व्हेन वी अप्लाई ब्रेक सडनली, when brake applied suddenly, then our body will start pushing toward forward. Then our body will start pushing toward forward because due to inertia of motion, our body want to remain in the state of motion, you can say. ठीक है, remain in state of motion. Our body want to remain in state of motion. But lower part of the body is in direct contact with the bus or car, you can say, direct contact with the bus, so it move forward. बेसिक सी बात है. ठीक है, हाँ, आगे बढ़ते हैं. एंड दैट्स वाई हमें क्या फील होता है? एक सडन जर्क फील होता है. ठीक है, सो ऐसा क्यों पहने? सो that's why we feel sudden jerk. That's why we feel sudden jerk. लेकिन अगर हम कार को स्लोली रोकें या बस को स्लोली रोकें तो क्या होगा? तो हमारा जो स्पीड है वो डिक्रीज़ होगा स्लोली, तो हमें क्या कह सकते हैं, वो पुश या जर्क फील नहीं होगा क्योंकि इनर्शिया ऑफ रेस्ट पूरी बॉडी पे यूनिफॉर्मली ट्रांसपोर्ट होगा. ठीक है, तो जब इनर्शिया पूरी बॉडी पे यूनिफॉर्मली ट्रांसफ़र हुआ तो हमें वो जो जर्क है वो ज़्यादा फील नहीं होगा. ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन और कि अगर एक पर्सन वो थोड़ी मूविंग कार से अचानक से गिर जाता है, ठीक है, या जंप कर लेता है, तो वो किस डायरेक्शन में गिरेगा? टुवर्ड अपर साइड, मतलब टुवर्ड फॉरवर्ड, और टुवर्ड बैकवर्ड. ठीक है, क्वेश्चन क्या है? एक पर्सन अचानक से जंप करता है फ्रॉम द कार, ठीक है, तो वो कहाँ गिरेगा? टुवर्ड फॉरवर्ड और टुवर्ड बैकवर्ड. ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर देना है एज अ होमवर्क. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अगला है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. हमने कहा वही सेम बात, टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू मेंटेन इट्स डायरेक्शन
at an external applied force until an external applied force until an external force is applied on them to change it is called inertia of direction. ठीक है, एग्जाम्पल क्या दिया जा सकता है? एग्जाम्पल दिया जा सकता है कि जब एक व्हील है कार की, वो रोटेट कर रही है, ठीक है, जब एक व्हील है कार की रोटेट कर रही है तो ये स्ट्रेट लाइन में ही रहने की कोशिश करती है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि हमारी जो कार है, ठीक है, जब हम सडनली डायरेक्शन चेंज करते हैं, जैसे मैं जूम करता हूँ, मैं इस डायरेक्शन में जाना चाहता हूँ, ठीक है, मैं सडनली डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश करता हूँ, तो जो हमारी कार है, ठीक है, वो कोशिश करेगी इट टेंड टू रिमेन इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, दैट्स वाई हमें थोड़ा फोर्स फील होता है। तो मैं लिख लेता हूँ इस बात को, मैंने लिखा क्या कि व्हेन we make a sharp turn, when we make a sharp turn at high speed, at high speed, then we try to move on one direction, but the car or the any object you can say, but the car try to maintain the same straight line direction, maintain same straight line direction. दैट्स वाई जब भी कभी ऐसा होता है तो कई बार हमें देख सुनने को मिलता है कि सर एक्सीडेंट हो रहे हैं, कई बार कार बोल्डर से टकराएगी, क्यों? क्योंकि सर डायरेक्शन मैच नहीं हो पा रहा है, कार किसी और डायरेक्शन में जाना चाह रही है, तो कई बार इस कंडीशन में कार इम्बैलेंस हो जाती है, ठीक है, ये बात क्लियर है। अच्छा, क्वेश्चन कि हाउ एयर बैग एंड सीट बेल्ट प्रोवाइड सेफ्टी, तो कैसे ये दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं, चलिए समझते हैं। तो जब भी कभी ऐसा होता है, तो अभी कार मान लेते हैं कि काफ़ी फास्ट स्पीड में जा रही थी, अब ये फास्ट मूविंग कार को अचानक से ब्रेक अप्लाई किया गया। जब सडनली ब्रेक अप्लाई किया गया तो हमारी जो लोअर बॉडी है ये अभी स्टेट ऑफ मोशन में, तो हमारी लोअर बॉडी तो कंटिन्यूसली मूव करना चाहेगी, ठीक है, तो लोअर बॉडी सॉरी अपर बॉडी कंटिन्यूसली मूव करना चाहेगी क्योंकि ये तो कांटेक्ट में नहीं है, अपर बॉडी कंटिन्यूसली मूव करेगी, लेकिन जो लोअर बॉडी है जो कि कार के साथ कांटेक्ट में है वो सडनली रेस्ट पे आ गई, तो लोअर बॉडी आ चुकी है रेस्ट पे और अपर बॉडी करना चाहती है मोशन, अपर बॉडी करना चाहती है मोशन, तो इसके कारण हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा है कि हमारी बॉडी फॉरवर्ड चली जाएगी, ठीक है। अब अगर तो कार की स्पीड बहुत ज़्यादा है तो जो फेस है वो स्टेयरिंग से टकरा सकता है, किसी और पर्टिकुलर जगह से टकरा सकता है और हेड इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में या किसी भी एक्सीडेंट के केस में हमारे पास दो चीज़ें होंगी, एक तो होगा एयर बैग और एक होगा सीट बेल्ट। पहली बात करते हैं सीट बेल्ट की। तो सीट बेल्ट हमारी बॉडी को एक तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करके रखेगा और इसको ये बहुत आगे की ओर मूव नहीं करने देगा, और जो एयर बैग है इंस्टेंट उस टाइम पे ये एक पर्टिकुलर टाइप का गैस, आप कह सकते हो कि नॉन टॉक्सिक नाइट्रोजनस गैस सोडियम अजाइड रिलीज़ करेंगे और इन्फ्लेट हो जाएंगे। तो इन्फ्लेट होते ही इन केस जो इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट टाइम जो सीट बेल्ट ने रिड्यूस किया है, ये इम्पैक्ट टाइम किस लिए है, ताकि ये एयर बैग्स प्रॉपरली ओपन हो जाए, क्योंकि 2 से 3 सेकंड लगने वाला है इसको ओपन होने में, ठीक है। तो जैसे ही ये एयर बैग ओपन हुए हमारा जो फेस है वो इस एयर बैग से टकराए तो इंजरी के चांसेस को कम करता है। इस बात को लिख लेते हैं, क्या कह रहे हैं, हमने कहा कि ड्यूरिंग एन एक्सीडेंट or any other collision, the
एयर बैग inflate due to a rapid chemical reaction, we can say. And it release sodium azide no chemical reaction, so who undergo chemical reaction, then due to inflate due to rapid chemical reaction of sodium azide, and it release nitrogen gas which is non toxic, and it release nitrogen gas which is non toxic in nature, and provide cushion. So we can say it provide cushion while the seat belt increase the timing of body to move forward, you can say to upper part of the body, increase the timing of upper part of the body, upper part of body to move forward. So the chances that head will collide with airbag increase. क्योंकि इनकेस अगर सीट बेल्ट ना हो तो क्या होगा कि कई बार जो इंस्टेंट रिएक्शन है, जो एयर बैग को खुलने में जो टाइम लगता है, वो उससे फास्ट हमारा हेड जा सकता है, तो जो चांसेस हैं इंजरी के वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि अभी एयर बैग ओपन नहीं हुआ है और हमारा हेड स्टीयरिंग से टकरा चुका है। या जब एयर बैग ओपन होता है तो एक सडन प्रेशर के साथ होता है, तो कई बार ऐसा भी होगा कि यहाँ एक पर्सन एज्यूम करते, ये बैठा हुआ है और यहाँ जस्ट एयर बैग ओपन हो रहा है, तो अब इसने सील बेल्ट नहीं लगाई हुई है, तो ये सडनली आगे की ओर जा रहा है और ये फटाफट से ओपन हो रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि इसका हेड सडन कोलाइड कर जाए किसके साथ, एयर बैग के साथ, तो यहाँ एक हेड इंजरी, सीरियस हेड इंजरी हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए सीट बेल्ट ज़रूरी होता है, ताकि अगर आपने सीट बेल्ट लगा रखा है तो क्या होगा, तो सीट बेल्ट लगाने के कारण होगा ये कि अब जो टाइम है वो थोड़ा इंक्रीज़ किया, और अब ये जो बैग्स है ये कम्प्लीटली इन्फ्लेट हो चुके हैं, और इन्फ्लेट होने के बाद जब बॉडी टकराएगी, ठीक है, तो बहुत डैमेज के चांसेस नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ जो ब्लड आ सकता था, अब ये जो हेड इंजरी थी, ठीक है, ये इम्पैक्ट को डिक्रीज़ कर देगा। ठीक है, तो यहाँ जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा डिक्रीज़ हो गया। ठीक है, अब आगे हम पढ़ने वाले न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ एंड मोमेंटम।